नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अमेरिका की विशेष संदर्भ में संघात्मक शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था और अमेरिका का संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या अभिप्राय है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था को दो भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। एक संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी एकात्मक शासन व्यवस्था। ऐसे देश जहां पर संविधान के अंतर्गत केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, ऐसे देशों के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। दुनिया का पहला संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश अमेरिका है। अमेरिका के अंतर्गत 1789 के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। अमेरिका को संघात्मक शासन व्यवस्था के आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जाता है। 1776 के अंतर्गत अमेरिका स्वतंत्र हुआ और 1787 के अंतर्गत अमेरिका के संविधान निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस नामक संविधान सभा का गठन हुआ। उस समय आरंभ में अमेरिका के अंतर्गत 13 राज्य थे। 1789 के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत संविधान बनकर के तैयार हुआ और उस संविधान के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। वर्तमान में अमेरिका के अंतर्गत 50 राज्य है। अमेरिका के अंतर्गत जिस प्रकार से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, उसके अंतर्गत सुरक्षा का कारक है वो महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आरंभ के अंतर्गत अमेरिका में जो 13 राज्य थे, यह एक तरह से स्वतंत्र उपनिवेश थे। यूं कह सकते हैं कि यह स्वतंत्र राज्यों की तरह ही व्यवहार करते थे, लेकिन इन 13 राज्यों ने मिलकर के सुरक्षा की दृष्टिकोण से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। अमेरिकी संविधान को अगर हम देखें तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत कहीं पर भी फेडरल या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान की अगर हम विशेषताओं को देखें तो उसके अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रकृति है वो स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है। और दुनिया का संघात्मक शासन व्यवस्था का जो आदर्श उदाहरण है वो अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत फेडरल सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, उस राज्य के अंतर्गत, उस देश के अंतर्गत लिखित संविधान होता है और वह संविधान सर्वोच्च होता है। अमेरिका के अंतर्गत एक लिखित संविधान है और इस संविधान का निर्माण 1787 की फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया और यह संविधान 1789 के अंतर्गत लागू हुआ। इसलिए अमेरिका के संविधान को 1789 का संविधान भी कहा जाता है और इस संविधान के अंतर्गत कुल 7 अनुच्छेद है। दूसरी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो 8वीं उपधारा और 10वीं उपधारा है, उसके अंतर्गत केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। जहां पर भी संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वहां पर केंद्र और इकाइयों के मध्य संविधान के अंतर्गत शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत इस तरह का शक्तियों के विभाजन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 1 की उपधारा 8 और 10वीं उपधारा के अंतर्गत इस प्रकार के शक्तियों के विभाजन को देखा जा सकता है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो यह केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसके अंतर्गत जिस सिद्धांत का उपयोग किया गया है वह सिद्धांत है गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। गणना एवं अवशेष के सिद्धांत का अभिप्राय यह होता है कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियां हैं, गणना करके निश्चित कर दी जाती है और शेष बची हुई जो शक्तियां हैं वो दूसरे पक्ष को प्रदान कर दी जाती है। तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसके अंतर्गत किस सिद्धांत को उपयोग में लिया गया है
वह सिद्धांत है गणना एवं अवशेष का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से जो केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वह संविधान के अंतर्गत निश्चित कर दी गई है और बाकी बची हुई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वहां की इकाइयों के पास में हैं, यानी राज्यों के पास में हैं। 10वें संविधान संशोधन द्वारा अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन को और ज्यादा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान के अंतर्गत एक बात लिखी गई कि वे शक्तियां जो संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई है और न ही राज्यों को मना की गई है, वह शक्तियां राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि वे शक्तियां जो संविधान के द्वारा अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो केंद्र की सरकार है उसको नहीं दी गई है और न ही राज्यों की शक्तियों पर प्रतिबंधित लगाया गया है, यानी उन शक्तियों से राज्यों को मनाही नहीं की गई है। वे सभी शक्तियां किसके अंतर्गत निहित होगी? वे सभी शक्तियां राज्यों के लिए सुरक्षित होगी, वे सभी शक्तियां जनता के लिए सुरक्षित होगी। यानी केंद्र की जो शक्तियां हैं वो संविधान के अंतर्गत निश्चित कर दी गई है और बाकी बची हुई जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास में है? वो अमेरिका के अंतर्गत इकाइयों के पास में है, यानी राज्यों के पास में है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत शक्तियों के जो विभाजन किया गया है उसका वर्गीकरण है वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। केंद्र सरकार की शक्तियां, अमेरिका के संविधान के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार की शक्तियां हैं वो निर्धारित की गई है। तो केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां हैं वो निर्धारित कर दी गई है, जैसे संघीय जिलों का निर्माण करना, यह किसकी शक्ति है? यह केंद्र सरकार की शक्ति है। सुरक्षा सुनिश्चित करना, मुद्रा का निर्माण करना, विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करना, विदेशी राज्यों के साथ संधियां करना, ये शक्तियां प्रमुखतया केंद्र सरकार की शक्तियां हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, यानी इन शक्तियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार नहीं कर सकती, जैसे उपाधियां प्रदान नहीं करना, यानी केंद्र सरकार है वो उपाधियां प्रदान नहीं कर सकती। इसके अलावा राज्य सरकारों की शक्तियां, संविधान के अंतर्गत केवल केंद्र की शक्तियों का निर्धारण किया गया है और संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास में है? जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो वहां की इकाइयों को सौंपी गई है, यानी राज्यों को सौंपी गई है। कुछ शक्तियों के ऊपर राज्य सरकारों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे राज्य सरकारें मुद्रा का निर्माण नहीं कर सकती, विदेशी संबंधों का संचालन नहीं कर सकती। इसके अलावा समवर्ती शक्तियां भी देखने को मिलती है अमेरिका के संविधान के अंतर्गत, जिसका इस्तेमाल केंद्र एवं इकाइयां दोनों समान रूप से कर सकती है, जैसे कर लगाना, सार्वजनिक कल्याण के लिए कोई नीतियां बनाना या कानून बनाना। इस प्रकार की शक्ति है वो केंद्र एवं राज्य दोनों ही समान रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के संविधान के अंतर्गत निहित शक्तियों का सिद्धांत है वो भी देखने को मिलता है। निहित शक्तियों के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? निहित शक्तियों के सिद्धांत का यह अभिप्राय है कि कांग्रेस को संविधान द्वारा जो शक्तियां प्रदत्त की गई है उनके संचालन के लिए सभी प्रकार के आवश्यक एवं उचित कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? वह है केंद्र सरकार के पास में, यानी व्यवस्थापिका के पास में, यानी कांग्रेस के पास में। लेकिन ये निहित शक्तियां कौन सी शक्तियां होगी, इसका अंतिम निर्धारण कौन करेगा? इसका अंतिम निर्धारण करने की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। निहित शक्तियों के सिद्धांत का सीधा सा अभिप्राय यह है कि कांग्रेस को संविधान द्वारा जो भी शक्तियां प्रदान की गई है उनके संचालन के लिए अगर किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता है, किसी प्रकार के आवश्यक नीति की आवश्यकता है, तो इस प्रकार का आवश्यक एवं उचित कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास में है? वह कांग्रेस के पास में है। इस प्रकार की शक्तियों को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की शक्तियों को निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ इम्प्लाइड पावर्स कहा जाता है। लेकिन निहित शक्तियां कौन सी होगी
इसका निर्धारण करने की शक्ति किसके पास में है? इसका अंतिम निर्धारण करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। अगली विशेषता है अमेरिका के संघात्मक शासन व्यवस्था की स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संविधान की व्याख्या करने का जो शक्ति है, अधिकार है, वो किसके पास में है? वह है अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास में। अगर केंद्र एवं वहां की इकाइयों के मध्य किसी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है तो इस प्रकार के विवादों का अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रकार के विवादों का अंतिम निर्णय करने की जो शक्ति है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। इसके अलावा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के संविधान की रक्षा करता है। यानी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाती है या ऐसा कोई नियम बनाती है जो वहां के संविधान के प्रतिकूल है, तो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का इस्तेमाल करके उस कानून को, उस नियम को संविधान के प्रतिकूल घोषित कर सकता है, यानी असंवैधानिक घोषित कर सकता है, और उस कानून को, उस नियम को असंवैधानिक घोषित कर उस कानून को रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार की न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। इस प्रकार अमेरिका के संविधान के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जो कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान की रक्षा करने का कार्य करता है, संविधान की व्याख्या करने का कार्य करता है, और केंद्र एवं इकाइयों के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है दोहरी नागरिकता। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। अमेरिका के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक तरफ संघ की नागरिकता प्राप्त होती है और दूसरी तरफ वह जिस राज्य का निवासी है उसकी नागरिकता प्राप्त होती है। यानी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। यह अमेरिका के संविधान की जो संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है। इसके अलावा दूसरे सदन के अंतर्गत राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। कुल कितने राज्य अमेरिका के अंतर्गत? कुल राज्यों की संख्या है 50 और कुल जो सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं सीनेट के अंतर्गत वो है 100 सदस्य। यानी अमेरिका के अंतर्गत जो व्यवस्थापिका का दूसरा सदन है सीनेट, उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक समान प्रतिनिधित्व है। यानी जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सीनेट के अंतर्गत प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, बल्कि प्रत्येक राज्य को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य से सीनेट के अंतर्गत 2 सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं। इसके अलावा अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रणाली अपनाई गई है उसके अंतर्गत इकाइयों की यानी राज्यों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। राज्यों की भूमिका पर भी बल दिया गया है। यहाँ पर अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अगर कोई संशोधन करना है तो कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव रखा जा सकता है। कांग्रेस के अलावा राज्यों के द्वारा भी संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस के समक्ष संविधान संशोधन का प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। कम से कम 2/3 राज्यों की विधानसभा संविधान संशोधन के लिए कांग्रेस से आग्रह कर सकती है और संविधान संशोधन का प्रस्ताव है वो रख सकती है। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जब संविधान संशोधन पारित किया जाता है तब उसके ऊपर कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडल की पुष्टि है वो अनिवार्य है। जब तक 3/4 राज्यों के विधानमंडल है वो संविधान संशोधन का पुष्टि नहीं कर देते, उसका समर्थन नहीं कर देते, तब तक अमेरिका के संविधान के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संशोधन करने के लिए राज्यों की भूमिका है
वह महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार अमेरिका के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रणाली अपनाई गई है वह कठोर संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है। और इसका हम उदाहरण ये देख सकते हैं कि अब तक अमेरिका के अंतर्गत मात्र 27 संविधान संशोधन ही हो पाए हैं। इसके अलावा अमेरिका के अंतर्गत राज्यों के अलग संविधान है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो इकाइयां हैं, राज्य हैं, उनके भी अलग संविधान है। लेकिन अलग संविधान के लिए दो तरह की शर्त रखी गई है। एक शर्त है कि वह संविधान है वो गणराज्य के अनुरूप होना चाहिए, और दूसरा वह संविधान संघीय शासन व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। अमेरिका के अंतर्गत जो राज्यों के गवर्नर है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत की तरह अमेरिका के अंतर्गत राज्यों के गवर्नरों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है, बल्कि अमेरिका के अंतर्गत राज्यों के जो राज्यपाल यानी गवर्नर होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा इन राज्यपालों को हटाया भी नहीं जा सकता। इन राज्यों के जो गवर्नर होते हैं वो संबंधित राज्य का विधानमंडल है वो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही उन गवर्नरों को हटा सकता है। इसके अलावा राज्यों की बिना सहमति के केंद्र सरकार राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमाओं के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये अमेरिका की संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं जो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत देखने को मिलती है।